बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आखिर क्या वजह थी कि रहीम यार ख़ान के जलसे में हकीकी आज़ादी के लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान नहीं किया। वैसे तो PTI के रहनुमाओं की जानिब से इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि इस जलसे में चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की जानिब से अपने चाहने वालों को, अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को हकीकी आज़ादी के लिए इस जलसे में लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। लेकिन रहीम यार ख़ान का जलसा भी हो गया, ख़ान साहब की तकरीर भी हो गई, लेकिन लॉन्ग मार्च कब होगा इस हवाले से कप्तान ने किसी भी तारीख़ का ऐलान नहीं किया। तो ख़ान साहब की आज की इस तकरीर के बाद जो मैंने पता चलाने की कोशिश की, जो मैंने तहकीक की, जो मैंने अर्क-रेज़ी की, उससे ये जो तारीख़ का ऐलान ख़ान साहब ने नहीं किया, उसकी क्या वजह पता चली है। वो वजह जो है इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि आखिर कौन सी रीज़न थी कि ख़ान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान जो है वो मौखर कर दिया। इसके अलावा ख़ान साहब की आज की तकरीर पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। कुछ मैंने पॉइंट्स ख़ान साहब की तकरीर के लिए हैं, लेकिन बजाय इसके कि ख़ान साहब की तकरीर पर मैं कोई किसी किस्म का क्रिटिसाइज़ करूं, मैं लॉजिकल चीज़ें आप नाज़रीन के खिदमत में पेश करूंगा। कुछ फैक्चुअल नरेशन जो है वो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि किसी किस्म की तनकीद जो है वो ख़ान साहब की आज की इस तकरीर के ऊपर ना की जाए। तो सबसे पहले ख़ान साहब की तकरीर पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस जलसे में कामयाब जलसा था और इसमें जो एक चीज़ मुझे मुनफरद नज़र आई, जो मुझे मुख्तलिफ लगा, आखिरी जो जलसा PTI का चकवाल में हुआ था, उसमें ख़ान साहब की अगर बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए, ख़ान साहब ने चकवाल के जलसे में जिस अंदाज से तकरीर की, बड़ा धुआंधार किस्म का, दबंग किस्म का ख़ान साहब का खिताब था, लेकिन आज ख़ान साहब की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंपोज भी लग रही थी और बड़े तहम्मुल के साथ ख़ान साहब ने आज की जो तकरीर है उसको मुकम्मल किया। तो एक बात जो ख़ान साहब ने 14 साल के बाद एक बड़ी अहम बात का एतराफ़ किया है। ख़ान साहब की जानिब से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये ताना दिया जाता रहा कि उनकी सियासत में जद्दोजहद क्या है, लेकिन आज ख़ान साहब ने उनकी सियासत में 14 साला जद्दोजहद का पहली मरतबा एतराफ़ किया। ख़ान साहब का कहना यह था कि 14 साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हो गए हैं। वैसे तो वो आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे तंज़ कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे, लेकिन उस तंज़ और तनकीद के अंदर वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 14 साला सियासी जद्दोजहद का एतराफ़ भी कर गए। ख़ान साहब ने कहा कि 14 साल इस बंदे को सियासत में हो गए हैं, आज तक इसको ठीक से उर्दू बोलना नहीं आई। तो ये एक लॉजिकल बात और फैक्चुअल नरेशन जो है मैंने आपके सामने रखी है। दूसरा, ख़ान साहब ने एक सवाल उठाया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब मुल्क में सैलाब आया हुआ है तो वो अमेरिका में क्यों बैठा हुआ है। अब इसका जवाब मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, और ये सवाल कम अज़ कम ख़ान साहब को उस वक्त उठाना चाहिए था जब इमरान ख़ान साहब ख़ुद जो है सैलाब में जो घिरे हुए लोग थे, जो सैलाब के अंदर बैठे हुए हैं, मुतासरीन हैं, उनके पास अगर ख़ान साहब भी इसी तरीके से जाते, शदोमत के साथ जाते, तो ख़ान साहब ये एतराज़ उठाने के बिल्कुल जो है वो जवाज़ रखते थे। लेकिन ख़ान साहब ने सैलाब के मुतासरा इलाकों का कितना दौरा किया है ये आपके सामने है, ख़ुद आप फ़ैसला कर सकते हैं। मैं कोई क्रिटिसिज्म ख़ान साहब पे नहीं करूँगा। दूसरा, ख़ान साहब ने कहा कि 60% जो मौजूदा वफाकी काबीना है वो ज़मानतों पे है। बिल्कुल ख़ान साहब ने दुरुस्त बात की है। 60% हो सकती है, 50% हो सकती है, 40% भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि ये जो ख़ान साहब की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है, जब भी ख़ान साहब कॉल देते हैं और ख़ान साहब इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं और उसके नतीजे में अगर इमरान ख़ान साहब की हुकूमत आ जाती है, तो क्या ख़ान साहब जो अपनी वफाकी काबीना बनाएंगे उसमें भी कुछ 60-70% लोग ज़मानतों पे नहीं होंगे। आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम जो क़यादत है, सियासी रहनुमा हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस बने हुए हैं जिसमें उन्होंने बेल्स यानी ज़मानतें हासिल कर रखी हैं। ये अलग बहस है कि केसेस फ़ेक बने हैं, दुरुस्त बने हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, लेकिन केसेस की वजह से PTI के रहनुमा भी, बहुत सारे रहनुमा वो भी ज़मानतों के ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो ज़मानतें लेके घूम फिर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो ख़ान साहब ने शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ़ अमरीका की वीडियोज़ दिखाई, और फिर ख़ान साहब ने यह भी कहा कि इसको शहबाज शरीफ को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये बाहर के लोगों की बात मानेगा। और फिर ख़ान साहब ने कहा कि हमने तैयारी करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी बता दें
کہ جب خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ابھی تیاری کرنی ہے تو مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ خان صاحب آج لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کرنے والے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی وہ ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں, جدوجہد کرنا پڑتی ہے, اور جو پیسہ بھی انہیں دے گا, یعنی جو وزیر اعظم اور بلال بھٹو زرداری امریکہ کے دورے پہ تھے, برطانیہ کے دورے پہ تھے, یہ وہاں پہ پیسہ مانگ رہے تھے, اور جو بھی ان کو پیسہ دے گا یہ اپنی ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا سودا کریں گے, وہ ان کے ساتھ ملک کی انٹیگریٹی کا اور سورنٹی کا جو ہے وہ سودا کریں گے. ٹھیک ہے, خان صاحب کی بات کو مان لیتے ہیں. تو جب خان صاحب نے دیگر ممالک سے IMF سے قرضہ لیا تھا تو کیا اس وقت بھی ملک کی سلامتی خود مختاری کو کسی قسم کا گروی رکھا گیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے. میں کوئی خان صاحب پہ کریٹیسزم نہیں کر رہا, کیونکہ بہت سارے PTI کے لوگ ہیں پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں ان کے لیڈر کے اوپر کریٹیسزم کرتا ہوں, لیکن موسٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فیکچل ہوتی ہیں اور لاجیکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پھر خان صاحب نے اپنی بات کی خود ہی نفی کر دی. خان صاحب نے کہا کہ کوئی ان کو کیوں پیسہ دے گا, یعنی ایک طرف خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ نہیں لینا چاہیے, ہمیں قرضہ لیں گے تو ملک کی خود مختاری سالمیت کے اوپر سوالیہ نشان آئے گا. اور پھر خان صاحب نے سوال اٹھایا کہ انہیں کیوں کوئی قرضہ دے گا, کیونکہ انہیں معلوم ہے جو قرضہ دینے والے ہیں کہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. تو ایک تو اس کا چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے قرضہ نہیں دینا تھا تو IMF نے پاکستان کو قرضہ دیا, ورلڈ بینک نے دیا, اور سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ کی اپیل کے اوپر دنیا بھر کی جو ممالک ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں مالی طور پہ بھی, اور جو کمیونٹی چاہیے ہمارے سیلاب متاثرین کو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ خان صاحب نے جو ایک کنٹراڈکشن کی اپنے بیان کے اندر, یعنی اگر وہ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ حرام ہے کیونکہ انہیں لوگ قرضہ نہیں دینا چاہتے, لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ میں ایک ایماندار آدمی ہوں, میرے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, میں اگر قرضہ لوں گا تو وہ قرضہ نہیں ہوگا, قرضہ اگر ہوگا تو وہ حلال قرضہ ہوگا. یہ خان صاحب کے غالباً کہنے کا جو میں مطلب سمجھ سکا وہ یہی تھا. اور پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ مجھے نااہل کرانے کی سازش کر رہے ہیں. اب نااہل کرانے کی سازش سے کنٹیمپٹ کیس میں کی جا رہی تھی, خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے اور مجھے یہ معاملہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور خان صاحب کے اپنے اسٹیٹمنٹ کے اوپر یہ کارروائی کا آغاز ہوا تھا. اور پھر خان صاحب کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں بھی 2 سال کا ایسا گیپ ہے, ایسے ایررز موجود ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن کو موقع ملا, موجودہ حکومت کو موقع ملا کہ ان کے خلاف یہ توشہ خانہ کا ریفرنس فائل کیا جائے. اچھا, آگے چل کے خان صاحب نے جلسے کے شرکا اور اپنے چاہنے والوں ووٹر سپورٹر کو کہا کہ خوف کے بتوں کو توڑ دیں. بالکل خوف کا بت نہیں ہونا چاہیے, لاجیکل خان صاحب نے بات کی, کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے, لیکن یہ فارمولہ خان صاحب کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا چاہیے. خان صاحب نے کہا کہ 4 لوگوں نے بند کمروں میں مجھے مروانے کی سازش کی ہے. تو خان صاحب 4 بندے, یعنی نمبر تو بتاتے ہیں لیکن وہ لوگ ہیں کون؟ اگر ہمارے جو سننے والوں میں اگر PTI کے کچھ دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ تو کیا وہ جاننا نہیں چاہیں گے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو مروانے کی مبینہ طور پہ سازش کی ہے, جس کا خان صاحب ذکر کرتے ہیں اور بار بار ذکر کرتے ہیں. تو خان صاحب کو پھر اس خوف کے بت کو توڑتے ہوئے ان لوگوں کا نام ابھی سے بتا دینا چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو گیا, اس کے بعد اگر نام سامنے بھی آئے تو کوئی یقین نہیں کرے گا. آگے خان صاحب نے کہا کہ حدیبیہ پیپر مل کا ذکر کیا, اسحاق ڈار کا ذکر کیا, اور کہا کہ اسحاق ڈار وہ ہے جس نے حدیبیہ پیپر مل میں اپنا ایفیڈیوٹ دیا تھا, بیان حلفی دیا تھا. اور خان صاحب نے کہا کہ حدیبیہ پیپر مل کی پوری تحقیق کی گئی تھی. بالکل اس کی تحقیق ہوئی تھی, کیس بنا تھا, اسحاق ڈار کا بیان حلفی بھی آیا تھا, لیکن کچھ فیکچول چیزیں بھی ہیں وہ بھی خان صاحب کو بتانی چاہیے تھیں, کیونکہ خان صاحب آدھی بات بتاتے ہیں, عمران خان صاحب آدھی بات نہیں بتاتے. تحقیقات ہوئی تھیں, لیکن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اور لاہور ہائی کورٹ نے اس ساری تحقیقات کو سیٹیسائڈ کر دیا تھا اور اسے بلا جواز قرار دیا تھا کہ یہ تحقیقات بنتی نہیں تھی. اور پھر شہباز گل کے کیس میں خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر پولیس کی حراست میں کوئی بیان حلفی, کوئی بیان لے بھی لیا گیا تو اس کی قانون کے نظر میں کوئی وقت نہیں ہوگی. تو اگر اسحاق ڈار نے بھی پرویز مشرف کے ڈکٹیٹر کے دور میں کوئی بیان دیا تھا تو عدالت نے یہی قرار دیا تھا کہ اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ اس وقت ڈکٹیٹر کا دور تھا, اس وقت دباؤ تھا, دباؤ کے تحت اسحاق ڈار سے وہ سٹیٹمنٹ لیا گیا تھا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب ایک طرف جو میٹھا میٹھا ہے اس کو تو کھاتے جائیں, لیکن جو کڑوا ہے اسے تھو کرتے جائیں. اگلا خان صاحب نے کہا کہ اسحاق ڈار معیشت کو درست نہیں کر سکتا. جب یہ گئے حکومت چھوڑ کے تو $20 بلین کا خسارہ چھوڑ کے گئے. بالکل خان صاحب کی بات درست ہے, اور یہ بھی خان صاحب کی بات درست ہے کہ جب خان صاحب سے حکومت لی گئی تو ملک کے معیشت جو ہے وہ 5.6% پر گرو کر رہی تھی, یعنی یہ پاکستان کا GDP ریٹ تھا. لیکن یہاں پر بھی خان صاحب آدھی باتیں بتا کے آدھی باتیں نہیں بتاتے. اب جب مصطفیٰ نواز نے حکومت چھوڑی تو $20 بلین کا وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑ کے گئے, اور ان کے دور میں جو شرح نمو تھی, جو GDP ریٹ تھا وہ 5.8% تھا, یعنی $20 بلین کا خسارہ اور
8% की ग्रोथ थी, और जब खान साहब ने छोड़ा तो 5.6% का ग्रोथ रेट था, और खान साहब $16 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा छोड़ के गए थे। चकवाल के जलसे में खान साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। फिर खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया कि ये अपनी करप्शन के केसेस माफ़ करा रहे हैं, क्या मेरा ठेका है कि मैंने ही सिर्फ करप्शन पे बात करनी है? क्या इनकी करप्शन को ये जो अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं, आपने इस हवाले से कुछ नहीं करना? खान साहब की ये बात सियासी तौर पे ठीक हो सकती है। आप तमाम सुनने वाले, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के सैकड़ों हज़ारों कानून है, किसी एक कानून में ये दिखा दें कि इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से किसी किस्म का कोई किरदार हो। फ़ौज का सिर्फ इतना काम है कि उसने सरहदों की हिफाजत करनी है, करप्शन के ख़ात्मे के इदारे दूसरे हैं। जब खान साहब कानून की बालादस्ती की, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो खान साहब को फिर इस्टेब्लिशमेंट से करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से बात करना, फिर खान साहब के अपने बयानिए के साथ ये बात जो है वो कंट्राडिक्ट कर जाती है। फिर खान साहब ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान की आला अदलिया की तारीफ़ की, और खान साहब ने कहा कि अब हमारी अदलिया माजी वाली नहीं रही। बिल्कुल मैं खान साहब की इस बात के साथ इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन मुझे सवाल उठाने का तो हक़ है। 7 अप्रैल को जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को अदालत उज़्मा ने सेटिसाइड किया, गैर आइनी कहा, गैर कानूनी कहा, तो उस वक्त भी वही अदलिया थी जो आज की अदलिया है। यही चीफ़ जस्टिस थे जो आज चीफ़ जस्टिस हैं, यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। लेकिन आपने उस वक्त या आपके पार्टी के लोगों ने उस 5 रुकनी बेंच के जजेस को आपकी सोशल मीडिया टीम और आपके चाहने वाले वोटर सपोर्टर की जानिब से कहा गया कि ये अमरीकी जज हैं, इन्हें भी पैसे लग गए हैं, और आपने भी सवालात उठाए कि रात को अदालत क्यों लगी। तो वही अदालत थी जिस पर आप एतराज़ उठा रहे थे। चलें इस बात को भी अगर छोड़ दें, कुछ दोस्त नाराज़ ना हो, तो उनके लिए मैं एक और चीज़ बयान कर देता हूँ। कल फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुल्क की मईशत का जो ज़िम्मेदार है वो सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से खुश हैं, आला अदलिया से खुश हैं, तो आपके पार्टी के लोग इस किस्म के बयानात चीफ़ जस्टिस से मुतल्लिक और सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक फिर क्यों दे रहे हैं, जब आपको सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया की कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर इत्मीनान है। फिर खान साहब ने कहा इस बार लॉन्ग मार्च के लिए पूरी प्लानिंग करके आएंगे। बिल्कुल खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इस बार हम तैयारी करके आएंगे और राना सनाउल्लाह को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन एक सवाल और उठा देता हूँ कि पिछली बार खान साहब तैयारी करके नहीं आए थे तो खान साहब ने कहा था कि हम 20 लाख लोग लेके आएंगे। इस मरतबा खान साहब प्लानिंग करके, तैयारी करके आने की बात तो करें हैं, लेकिन अभी तक खान साहब ने ये नहीं बताया कि इस मरतबा 20 लाख लोग आएंगे या फिर क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो क्या इस मरतबा 20 करोड़ लोग लेके आएंगे। इस हवाले से भी खान साहब ने कुछ नहीं कहा। और फिर एक और भी खान साहब ने बातें की, लेकिन खान साहब की उन बातों को स्किप करके खान साहब ने कहा कि आज मेरा ये 51वां जलसा है। अब मैंने आपको ख़बर ये देनी है जो खान साहब ने आज लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान नहीं किया। खान साहब ने जलसे के आखिर में कहा कि आपने तैयार रहना है, मैं आपको कॉल दूंगा और ज़्यादा वक्त भी आपको नहीं दूंगा, फौरी तौर पे कॉल आएगी। जब भी मैं कॉल दूंगा आपको कुछ ज़्यादा टाइम स्पेस नहीं मिलेगा, आपको फौरी तौर पे हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकलना पड़ेगा। और फिर खान साहब ने 2 बातें की कि मैं कॉल तब दूंगा जब मेरे सियासी मुखालफिन यानी राना सनाउल्लाह समझेंगे कि मैं लॉन्ग मार्च से हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद से पीछे हट गया हूँ। और फिर खान साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि कॉल तब दूंगा जब मुझे इस बात का यकीन होगा कि मैं एक बॉल से 3 विकेटें गिरा दूंगा, यानी आसिफ अली जरदारी की, नवाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही बात है, तो इन 3 विकेटों की बात कर रहे थे। लेकिन इसी बात के अंदर ये खबर छुपी हुई थी जब खान साहब ने कहा कि कॉल उस वक्त दूंगा जब मुझे यकीन होगा कि मैं एक बॉल पर इन तीनों रहनुमाओं की विकेटें गिरा दूंगा। यानी खान साहब को 51 जलसे करने के बाद भी इस बात का यकीन नहीं है कि वो आज अगर लॉन्ग मार्च लेके निकलते हैं, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू करते हैं, तो एक बॉल से वो तीनों विकेटें नहीं गिरा पाएंगे। और यही वजह है कि खान साहब ने आज भी लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान नहीं किया। अब देखते हैं कि मज़ीद खान साहब कितना इंतज़ार कराते हैं, वेट कराते हैं लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करने के लिए। तो ये हमारा आज का व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।